नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट टॉर्पिडो को लेके। वैसे फ़िलहाल टॉर्पिडो को लेके हम ज़्यादातर फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में डीआरडीओ की तरफ से हमारी इंडिजिनस टॉर्पिडो डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफ़ी कुछ हासिल किया जा चुका है और अभी हम मोस्टली लाइट वेट टॉर्पिडो और शिप से लॉन्च होने वाले हेवी वेट टॉर्पिडो के सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं। अभी हम फिलहाल लाइट वेट टॉर्पिडो के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो कि इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो डीआरडीओ की तरफ से भी ऐसे एक सिस्टम को डेवलप किया गया था जिसका नाम एडवांस लाइट वेट टॉर्पिडो था। तो अभी सेम टॉर्पिडो को डीआरडीओ की तरफ से अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। करेंटली जो लाइट वेट टॉर्पिडो हमारे पास मौजूद है या हमको डिलीवर किया जा रहा है वो 33 नॉट की स्पीड में ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अभी इसमें एक नए बैटरी पैक को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया और इस नए मैग्नीशियम सिल्वर क्लोराइड बैटरी अपग्रेड के साथ ये स्पीड सीधा 47 नॉट के आसपास इंक्रीज होने वाला है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि इसे टॉर्पिडो की स्पीड 42% तक इंक्रीज होने वाली है, जो कि इसकी इफेक्टिवनेस को कई गुना तक बेहतर करने वाला है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो इसमें इस्तेमाल होने वाली नई 100 किलोवाट की बैटरी पैक है, जिसको खास करके इस टॉर्पिडो की स्पीड और रेंज को बेहतर करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखा जाए तो हायर स्पीड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब एडवांस लाइटवेट टॉर्पिडो फास्ट मूविंग सबमरीन को जल्दी से कैच कर पाएगा, यानी कि सबमरीन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इसको इवेड नहीं कर सकते। आजकल सबमरीन मोस्टली स्पीड और अपनी मैन्युअलिटी का इस्तेमाल करके किसी भी टॉर्पिडो को इवेड करने की कोशिश करते हैं और काउंटर मेजर सिस्टम को लॉन्च करके भी वो इवेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब टॉर्पिडो की स्पीड 47 नॉट तक पहुंच जाएगा तो उनका एस्केप विंडो काफी कम हो जाता है और साथ ही एनिमी सबमरीन के काउंटर मेजर सिस्टम को लॉन्च करने का वक्त भी काफी रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से टॉर्पिडो हिट करने की चांसेस काफी बढ़ने वाली है और इस तरीके से ये टॉर्पिडो उनके लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया कि उन्होंने अभी एक नई एंटीशिप मिसाइल को टेस्ट किया है। इस मिसाइल का नाम स्मार्ट बताया जा रहा है, जिसको इंटरनली पाकिस्तान में P282 भी कहा जा रहा है और इस मिसाइल की रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक होने की बात किया जा रहा है। ये जो मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि लॉन्च होने के बाद लगभग स्पेस में ही चला जाता है और उसके बाद वहां से डिसेंड करता है और इस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इम्पैक्ट करेगा तो लगभग टॉप अटैक बोर्ड में अटैक करेगा, जिस वजह से ये मिसाइल किसी भी मॉडर्न नेवल वेसल के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, जिस वजह से हमें इसको लेकर चिंता तो करना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी भारत की जो नेवल वेसल्स हैं उन सभी में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी इंस्टॉल करने की बात किया जा रहा है, तो फ्यूचर में इन मिसाइल को भारत बहुत ही ईजिली न्यूट्रलाइज करने की उम्मीद भी किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं है, ये एक सस्ती चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल की कॉपी है। अब देखा जाए तो इसे पाकिस्तान अपनी इंडिजिनस मिसाइल बता रहा है, जिसे खुद पाकिस्तान की तरफ से डेवलप किया गया है। लेकिन अभी आपके सामने हमने दो मिसाइल की इमेज को रखा है जो कि दिखने में एकदम एक जैसे हैं, यहाँ तक कि इनकी एयरफ्रेम भी एकदम एक जैसी है। इनमें से एक चाइना की CM401 मिसाइल है और एक पाकिस्तान की सो कॉल्ड स्मार्ट मिसाइल है। कलर के अलावा इसमें आप सभी को कुछ और अलग नजर नहीं आ रहा होगा और रेंज की बात करें तो इन दोनों का रेंज भी लगभग एक जैसा है और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से पाकिस्तान इतनी आसानी से इतने कम समय के अंदर एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर पाए, क्योंकि इससे पहले इस मिसाइल के बारे में कभी भी अपडेट नहीं दिया गया था। तो इतनी जल्दी इसे डेवलप करना और टेस्ट करना इतना आसान काम नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि या तो पाकिस्तान को यहाँ पे चाइना की तरफ से अपनी CM401 मिसाइल की टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया गया था, जिसको बेस करके पाकिस्तान की तरफ से स्मार्ट मिसाइल को डेवलप किया गया, या फिर बस चाइना से CM401 मिसाइल को लेकर रिपेंट करके पाकिस्तान की तरफ से इसको अपना इंडिजिनस मिसाइल कहा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो इमेज को पब्लिश किया गया था वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी जो एयरफ्रेम है वहाँ पर थोड़े छोटे मोटे चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एकदम एक जैसी ही होने वाली और ये जो मिसाइल होने वाली वो एक ही मिसाइल है, बस इसको थोड़ा बड़ा चेंजेस करके पाकिस्तान की तरफ से अपना मिसाइल बताया जा रहा है। अगला अपडेट भी चाइना और पाकिस्तान की तरफ से है और अभी मैं आप सभी को आज की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ और ये अपडेट सच में भारत के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी की बात होने वाली है। आज ऑफिशियली चाइना की तरफ से अपनी नई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-35 को लॉन्च कर दिया गया है। ये चाइना की दूसरी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे J-31 का एयरफोर्स वेरिएंट भी कहा जा सकता है।
या एक फर्दर रिफाइंड वेरिएंट भी कहा जा सकता है। अब J-35 को जब चाइना की तरफ से अपनी जुहाई एयर शो में डिस्प्ले किया गया तो उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जैसे कि अब इसका डिज़ाइन पहले के मुकाबले काफ़ी रिफाइंड लग रहा है और इसका स्टेल्थ पैरामीटर J-20 से बेहतर होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अब भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है। पहले लगा था कि इसका प्रोडक्शन 2030 के आसपास स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी 6 साल पहले ही चाइना की तरफ से अपनी प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट को तैयार कर लिया गया है। तो अभी अगर पाकिस्तान इसको खरीदने में सक्षम हो जाता है तो आने वाले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान के पास J-35 मौजूद होने वाले हैं और पहले से ही चाइना के पास J-20 एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छे नंबर में मौजूद है, लेकिन बदले में इनको काउंटर करने के लिए आने वाले 10 सालों तक हमारे पास कोई भी सेम स्टैंडर्ड की या 5th जनरेशन स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट मौजूद होने वाली नहीं है और ऊपर से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम होने वाली, जो कि 2 फ्रंट के लिए बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात यह कि पाकिस्तान जिसका डिफेंस बजट हमसे कई गुना कम, उसके बावजूद भी वो टाइम के हिसाब से J-10 से लेके J-35 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट को भी एक्वायर कर रहे हैं और हमारी एयरफोर्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने ह्यूज बजट या डिफेंस बजट होने के बावजूद भी हम पिछले 20 सालों से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर कोई फाइनल नहीं कर पाए और ना ही MK या तेजस MK2 को टाइम पर डेवलप कर पा रहे हैं और ऊपर से हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो भी 30 से भी नीचे जाने वाला है, जो कि हमारी एयरफोर्स के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भी क्लैरिफाई किया जा चुका है कि आने वाले समय हम कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं और हमारी जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर है जिसको अभी फ्लोट किया गया है, जो कि पता नहीं कब तक फाइनल होगा, उसमें भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने का कोई इरादा नहीं है। तो हमारे जितने भी दुश्मन देश है उनके पास आने वाले 2-3 सालों में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद होने वाले, जबकि हमारे पास आने वाले 10 सालों तक कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं होने वाले। और अभी हम जितना भी चाहे आगे चल के पाकिस्तानी एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में पीछे नहीं कर सकते हैं और वो अभी एक बार फिर से हमसे आगे निकलने वाले। और रफाल आने के बाद हमें जो एडवांटेजेस मिला था, यानी कि एरियल वॉरफेयर में जो VVR एडवांटेजेस हमारे पास आया था, वो अभी आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के पास शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास MK अभी मौजूद नहीं और 2030 से पहले या 32 से पहले MK की सीरीज प्रोडक्शन शुरू नहीं होने वाला है। तो हमारे पास MK मौजूद होने से पहले ही पाकिस्तान की तरफ से MK किलर को तैयार किया जा चुका है, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती है और ये कड़वा सच होने वाला है, जिस पर अभी से अगर विचार नहीं किया गया तो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।